नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर रहा है, सरकार के बड़े फैसले, और इसी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में है। दिल्ली में तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा हुई है। इन तमाम सभी मसलों पर बात करेंगे और इसके साथ ही बड़ा दिलचस्प आज हाईकोर्ट के भी कई बड़े आदेश जो है वो जारी किए गए हैं, उस पर भी विस्तार पूर्वक से आपसे चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश की विभिन्न सड़कों, पुलों और रज्जू मार्ग परियोजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता और सहयोग का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में 4 नई सड़क परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें आवागमन का मुख्य साधन है, इसीलिए समग्र विकास और पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आग्रह किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदेश में यथासंभव सुरंगें निर्मित करने की संभावनाओं को तलाशना चाहिए, जिससे सड़कों के रखरखाव की लागत में कमी आएगी। इस दौरान सीएम सुक्खू ने सोलन परमाणु सड़क मार्ग के रीलाइनमेंट की समीक्षा करने और दुर्घटना संभावित स्थानों को ध्यान में रखते हुए नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर भी विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग के शेष हिस्सों को 4 लेन बनाने का भी आग्रह केंद्र सरकार से किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन इस दौरान सीएम को दिया। इसके बाद सीएम सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए और एकीकृत पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रदेश को सहयोग प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संबंध में शीघ्र ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जिला कांगड़ा के देहरा में आरोग्य केंद्र और हेल्थ रिजॉर्ट तथा जिला बिलासपुर के ओहर में एकीकृत पर्यटन परिसर के निर्माण के लिए सहयोग करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जल क्रीड़ा गतिविधियों को विस्तृत पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने अवगत करवाया कि बाखड़ा तथा पोंग बांध में जल क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों की अपार संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सतत विकास और पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने के लिए हमेशा से जो है वो तत्पर है। और इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत पौंग बांध जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है। उन्होंने पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए शीघ्र धनराशि प्रदान करने का भी आग्रह केंद्र सरकार से किया, केंद्रीय मंत्री से किया। और इसके अलावा सीएम सुक्खू आज शाम को कांग्रेस हाईकमान से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से प्रदेश के विभिन्न बोर्डों निगमों के प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। सीएम सुक्खू बीती शाम यानी कि पिछले कल जो है वो वायनाड से दिल्ली पहुंचे हैं और कल सीएम वापस शिमला लौट सकते हैं, क्योंकि शनिवार को डोडरा कुआर में एक शाम गांव के नाम कार्यक्रम में वो जाएंगे और यहां पर ग्रामीणों के साथ समय बिताकर उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में है और कल जो है वो शिमला लौटेंगे। उसके बाद 26 अक्टूबर को शिमला जिला के ही डोडरा कुआर, जो कि एक दुर्गम इलाका है, वहां पर पहुंचेंगे और तमाम सभी जनता से, वहां की जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को लाइव सुनेंगे और शाम को भी सीएम सुक्खू का वहीं पर रुकने का प्लान है। इसी तरह अगली खबर की बात करते हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे लंबा रोपवे शिमला में बनने जा रहा है और इसकी लंबाई 14 किलोमीटर की होगी। 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे इस प्रोजेक्ट की एनवायरमेंट
एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए 20 करोड़ रुपए सरकार ने जारी कर दिए हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में इस प्रोजेक्ट के बनने से स्थानीय लोगों सहित शिमला आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को यहां लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 660 ट्रॉली लगेगी, प्रत्येक की क्षमता 8 से 10 सवारी की होगी और इसके साथ ही 1 घंटे में 6000 यात्री यहां पर सफर कर सकेंगे। तारा देवी से शुरू होने वाले इस रोपवे में कुल 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला स्टेशन तारा देवी में बनेगा, इसके बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स चक्कर, टूटीगंडी पार्किंग, न्यू आईएसबीटी, टूटीगंडी रेलवे स्टेशन, ओल्ड आईएसबीटी शिमला, लिफ्ट, सचिवालय, छोटा शिमला, नवबहार, संजौली, आईजीएमसी, आइस स्केटिंग रिंक और 103 नियर होटल चेतन पर 13 स्टेशन यहां पर बनाए जाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिन लोगों ने 1 रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया, डीपीआर तक नहीं बनाई, वो लोग अब कुछ लोग इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट शिमला के टूरिज्म के लिए संजीवनी साबित होगा और वो खुद इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड गए हैं। वहां बड़े रोपवे बनाने वाली कंपनियों से उन्होंने बात की है और शिमला में बनने जा रहे प्रस्तावित रोपवे से बड़ा दुनिया में केवल बोलेरिया में एक ऐसा रोपवे है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रत्येक 2 से 3 मिनट बाद यात्रियों को ट्रॉली यहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें 3 लाइन होगी, रेड लाइन, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन बनेगी। शिमला में इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजाना के ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोजेक्ट होगा और ये प्रोजेक्ट आने वाले 40 साल को देखते हुए डिजाइन किया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस रोपवे को न्यू डेवलपमेंट बैंक की मदद से बनाया जा रहा है। इसमें 20% हिमाचल की इक्विटी होगी और 8% लोन और 72% ग्रांट होगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई है, अब ग्लोबल टेंडर करने की तैयारी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रोपवे का किराया बस के आसपास होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 5 साल में पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है, जबकि इसके पहले चरण को 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनकर तैयार है और इसे एनडीबी को सबमिट कर दिया गया है और अभी साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे लंबा यानी कि 32 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला सफल रहा तो परमाणु से शिमला को 39 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा और ये दुनिया का सबसे लंबा रोपवे होगा। इसकी लागत 6600 करोड़ रुपए आएगी और हिमाचल प्रदेश के रोपवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बहरी रेल लाइन मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि बिलासपुर से आगे प्रस्तावित रेल लाइन को डिफेंस प्रोजेक्ट घोषित किया जाए और इसकी 100% फंडिंग केंद्र सरकार करे। उन्होंने कहा कि जब ये परियोजना प्रस्तावित की गई थी तो इसकी लागत 1047 करोड़ थी। इसमें 75% हिस्सा केंद्र व 25% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की थी। इस पर नई शर्त लगाई गई कि 70 करोड़ से ज्यादा जहां भू अधिग्रहण का खर्चा होगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी। अब इस परियोजना की लागत बढ़कर 6757 करोड़ तक पहुंच चुकी है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 261 करोड़ से बढ़कर 2583 करोड़ हो चुकी है। इसके अलावा 10,000 करोड़ यानी कि 18 गुना अधिक परियोजना की लागत पहुंच चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी तक ये रेल लाइन बननी प्रस्तावित है और बिलासपुर तक ये रेल लाइन पहुंच चुकी है। बैरी तक केवल एक कारखाने को इसका फायदा होगा। वहां तक पहुंचने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च होगा और ये रेल लाइन लेह तक बननी है। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी उन्होंने आग्रह किया है कि इसे डिफेंस प्रोजेक्ट घोषित कर सारी फंडिंग भारत सरकार करे। तो फिलहाल ये रोपवे को लेकर और डिप्टी सीएम की पत्रकार वार्ता आज शिमला में थी, जिस पर उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं को लेकर बात कही है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। हाईकोर्ट ने सोलन से कैथलिक आर्ट तक 4 लेन का निर्माण बिना डीपीआर के किए जाने को गंभीर बताते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के शपथ पत्र से असहमति जताते हुए एनएचएआई उच्चतम अधिकारी को इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए हैं।
कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को अपना निजी शपथ पत्र दायर कर इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि बिना डीपीआर के महज व्यवहार्यता के आधार पर कैसे सड़क का निर्माण किया जा सकता है। और कोर्ट मित्र द्वारा कालका शिमला 4 लेन निर्माण से जुड़ी जनहित याचिका में एक आवेदन दायर कर कोर्ट को बताया था कि सोलन से कैथली घाट तक का 4 लेन का निर्माण कार्य बिना किसी डीपीआर के ही कर दिया गया है और आवेदन के साथ संलग्न कुछ दस्तावेजों का अवलोकन करने पर कोर्ट ने पाया था कि संभवतः इस मामले में कोई डीपीआर तैयार नहीं की गई है, फिर भी सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है और काम पूरा होने के कगार पर है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा था कि बिना डीपीआर सड़क का निर्माण कैसे किया गया और इसके लिए कोर्ट ने एनएचएआई से 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को शिमला मिटौर 4 लेन के निर्माण से जुड़ी अहम जानकारी भी दी गई थी। कोर्ट मित्र ने बताया कि इस 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए शिमला से नौणी तक सड़क की अलाइनमेंट में परिवर्तन कर दिया गया है। तो फिलहाल अब कोर्ट ने इस मामले पर परिवहन मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है और अब उनसे पूरी जानकारी जो है वो इस पूरे मामले की मांगी गई है। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश से हुई तबाही का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम आज मंडी पहुंची है। मंडी जिला में आरंभिक तौर पर लगभग 213.22 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन है और केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव मिहिर कुमार के नेतृत्व में पहुंचे 8 सदस्यीय दल ने आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र की चौहार घाटी में स्थित राजबन गांव का दौरा किया, जहां पर 1 अगस्त को बादल फटने के बाद 11 लोग मलबे में दब गए थे। केंद्रीय टीम ने मंडी जिला मुख्यालय के समीप मठ व माणू गांव में हुए नुकसान का भी जायजा लिया और राजबन में प्रभावित परिवारों से बातचीत की। इसके बाद डीसी मंडी के साथ समीक्षा बैठक की और केंद्रीय दल ने संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन से नुकसान के बारे में चर्चा की। मिहिर कुमार ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने से नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने संसाधनों के अनुकूलन पर बल देते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में परिशोधन क्षमता का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि राजबन गांव में बादल फटने से 10 लोगों की जान चली गई। इनमें से 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक अन्य अभी भी लापता है। एक व्यक्ति को जिंदा निकाल दिया गया था। उन्होंने केंद्रीय दल से आग्रह किया है कि ऐसी आपदाओं में लापता लोगों को राहत मैनुअल के अनुसार उचित मुआवजा देने के लिए गत वर्ष की भांति इस साल भी विशेष छूट दी जाए ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर समुचित राहत उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि राजबन क्षेत्र में बादल फटने की घटना में अनुमानित 11.92 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है और उन्होंने ये भी कहा कि जिला में पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा 130.47 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। जल शक्ति विभाग को 68.94 करोड़ के नुकसान का अनुमान है और केंद्रीय टीम कल कुल्लू और परसों फिर शिमला जिला के रामपुर के समेज गांव में जाएगी, जहां पर 1 अगस्त को बादल फटने के बाद बाढ़ में पूरे गांव समेत 36 लोग बह गए थे। केंद्रीय टीम 2 से 3 महीने देरी से इसके आकलन के लिए हिमाचल पहुंची है। अब जब जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, ऐसे में केंद्रीय टीम अब जाकर हिमाचल में हुई तबाही देखेगी और इसके रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को हिमाचल राशि देगी। अगली खबर की बात करते हैं तो सालों से पड़ोसी राज्यों द्वारा अतिक्रमण की मार झेल रहे हिमाचल के अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पर कल चर्चा होने वाली है। पंचकुला में नॉर्थ जोन काउंसिल की ये अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की तरफ से मुख्य सचिव, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव आशीष सिंगमार, निदेशक मत्स्य विवेक चंदेल और संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार टाक मौजूद रहेंगे। बैठक को लेकर अधिकारियों ने एजेंडे भी तैयार कर लिए हैं और पिछले कल इन एजेंडों को लेकर अधिकारियों के बीच अहम बैठक भी हुई। हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्यों द्वारा लगातार अतिक्रमण के मामलों को झेल रहा है, जिसमें लद्दाख द्वारा शिंकुला में सरचू को अपना हिस्सा बताया जाना है, जबकि सरचू अंतर्राज्यीय सीमा से 20 किलोमीटर हिमाचल की ओर है और इसके अलावा चंडीगढ़ में हिमाचल को मिलने वाली जमीन का हिस्सा भी नहीं मिल पाया है और ये भी बड़ा मुद्दा है। वहीं चंबा में जम्मू कश्मीर द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर भी नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में हिमाचल अपना पक्ष रखेगा। रेणुका डैम का भी विवाद हरियाणा के साथ चल रहा है। ऐसे
ऐसे में ये सभी मुद्दे कल होने वाली नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में हिमाचल उठाएगा और यहां पर मामले उठाने के बाद भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी करीब 2 माह बाद एक बैठक होगी जिसमें इन मसलों के हल होने की संभावना है। फिलहाल पंचकुला में कल होने वाली नॉर्थ जोन काउंसिल बैठक में हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश भी शामिल होगा, जिसमें सभी राज्य अपनी अंतर्राज्यीय समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे। अगली खबर की बात करें, हिमाचल प्रदेश में मनरेगा में 100 दिन का कार्य दिवस पूरा करने वाली विधवा, एकल महिला और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक धनराशि दिए जाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है और सीएम सुक्खू ने बजट में सिलसिले में घोषणा की थी। इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया है। ऐसे में इन श्रेणियों की महिलाओं को अब ये बड़ी राहत जो है वो यहां पर मिलने वाली है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 तक जिन महिलाओं के मनरेगा में 100 दिन पूरे हो जाएंगे वो इसके लिए आवेदन करने की पात्र होगी। आवेदनकर्ता महिला की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही इससे पूर्व संबंधित महिला ने अन्य किसी दूसरी योजनाओं में घर के निर्माण के लिए सरकार की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता ली हो। तो तमाम इन सभी पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए जो है वो सरकार 2 लाख रुपए का बजट देगी। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी एक खबर है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी व पेंशनरों को दिवाली पर डबल तोहफे सरकार की ओर से मिलने वाले हैं। दिवाली के मौके पर कर्मचारी पेंशनरों को 28 अक्टूबर को सैलरी व पेंशन के साथ ही 4% डीए भी मिल जाएगा। वित्त विभाग ने सरकार के आदेशों पर पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है। वहीं ट्रेजरी से सारे बिल जो है वो पास हो चुके हैं कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और 4% डीए को लेकर। और इसके साथ ही 2016 से पेंडिंग एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों को तय रोड मैप के बाद मिलेगा। एरियर के लिए सरकार अलग से मापदंड तैयार करेगी और कहा यह भी जा रहा है कि किश्तों के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका पेंडिंग एरियर का लाभ सरकार की ओर से दिया जाएगा। और इसके साथ ही हिमाचल के 30,000 क्लास 4 कर्मचारियों को एरियर की 20-20 हजार की किश्त 28 को न देकर 31 अक्टूबर तक दी जाएगी। वित्त विभाग क्लास 4 कर्मचारियों के एरियर से जुड़े बिल बनाकर ट्रेजरी को भेज रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इसके लिए कुछ दिन और लग सकते हैं। ऐसे में जो है वो फिलहाल इन क्लास 4 कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि ये इंतजार जो है वो अक्टूबर तक ही रहेगा क्योंकि 28 तारीख को सैलरी आनी है और अगर इनका जो 20-20 हजार रुपए की जो किश्त क्लास 4 कर्मचारियों को दी जानी है उनके एरियर की, तो ये कहा जा रहा है कि वो 31 अक्टूबर से पहले निपटा दी जाएगी। आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश में क्लास 4 के 30,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इनके खाते में संशोधित वेतनमान के एरियर का 20,000 रुपए सरकार को देना है। क्लास 4 कर्मचारियों के लिए धनतेरस से पहले सैलरी और डीए की किश्त के साथ ये ट्रिपल खुशखबरी होगी। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंद होने का खतरा मंडरा चुका है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को इस बाबत निर्देश जारी कर इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर रिपोर्ट भेजने को कहा है और कहा यह भी जा रहा है कि अब प्रदेश को इन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए केंद्र सरकार से आने वाली ग्रांट भी बंद हो जाएगी, जिससे 386 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य कर रही सहायिकाएं एक बार फिर बेरोजगार हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 153 मिनी आंगनबाड़ी का अपग्रेड कर शेष 386 मिनी आंगनबाड़ी को बंद करने का जो फरमान है वो सरकार के लिए बड़ा चिंतनीय है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद न करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इन आंगनबाड़ी को बंद करने से इनमें कार्यरत 386 सहायिकाओं को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा और इसके साथ ही जो छोटे बच्चे इन आंगनबाड़ी में पूर्व शाला शिक्षा ले रहे हैं उन्हें अब दूर आंगनबाड़ी केंद्रों में जाना पड़ेगा जो उनके घरों से बेहद दूर है। ऐसे में इन मिनी आंगनबाड़ियों को बंद न किया जाए, इससे सहायिकाएं और बच्चे प्रभावित होंगे। सूत्रों की माने तो केंद्र ने प्रदेश की सभी 539 मिनी आंगनबाड़ियों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने तय नियमों के तहत इन आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने को कहा था, लेकिन 539 में से 153 मिनी आंगनबाड़ी ने ही तय नियमों और शर्तों को पूरा किया है। ऐसे में इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है और शेष को
बंद करने के निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं और इसके बाद सरकार ने केंद्र को मामले पर पत्र भी लिखा है। उधर जानकारी ये भी है कि मिनी आंगनबाड़ी में कार्यरत सहायिकाओं को 8 से 9 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार केंद्र के समक्ष इस मामले को उठा रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सहायिकाओं को राहत मिलती है। अगली खबर की बात करें, बेरोजगार युवा पोस्ट कोड 962 सचिवालय क्लर्क रिजल्ट घोषित करने की मांग उठा रहे हैं। इस पोस्ट कोड के तहत परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है कि सरकार बाकी पोस्ट कोड की तर्ज पर सचिवालय क्लर्क 962 पोस्ट कोड का भी रिजल्ट घोषित करे। सचिवालय में क्लर्क लिपिकों के 82 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए आयोग ने 18 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इन पदों को भरने की मांग आयोग को सचिव ऐसे हिमाचल सरकार से प्राप्त हुई थी। आयोग को इन पदों के लिए प्रदेश भर से 1,08,223 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से कुल 90,951 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। वहीं 18 सितंबर को लिखित परीक्षा में 57,710 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से कुल 897 विद्यार्थी जो है वो लिखित परीक्षा में पास हुए। अब ये अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पोस्ट कोड 962 का मामला भी विजिलेंस जांच के दायरे में चल रहा है और विजिलेंस ने सरकार को रिपोर्ट भी अपनी सौंप दी है। अभी तक इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि किस तरह से इस पोस्ट कोड का रिजल्ट निकालना है और आगे जो है वो फर्दर किस तरह से इस पर कार्रवाई करनी है। आपको बता दें तो विजिलेंस दायरे में फंसे 2 पोस्ट कोड 977 और 916 के रिजल्ट को घोषित करने की सिफारिश पिछले कल कैबिनेट सब कमेटी ने सरकार से की है। ऐसे में अब निगाहें सरकार पर टिकी है कि किन किन पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित करने की मंजूरी सरकार की ओर से दी जाती है। हालांकि पिछले कल भी आप देखिए 5 पोस्ट कोड का रिजल्ट जो है वो राज्य चयन आयोग ने निकाला है, लेकिन अभी भी दर्जनों ऐसे पोस्ट कोड है जो कि पूर्व आयोग की तरफ से किए गए थे, हमीरपुर चयन कमीशन की तरफ से, लेकिन अभी तक जो है वो विजिलेंस के दायरे में कई पोस्ट कोड फंसे हुए हैं और इसी वजह से लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी भी असमंजस जैसी स्थिति में है कि वो अब आगे क्या करे। तो फिलहाल इस मामले को लेकर हालांकि सरकार गंभीर जरूर नजर आ रही है और इसीलिए सब कैबिनेट की बैठकें लगातार हो रही है और सीएम सुक्खू ने भी हमीरपुर राज्य चयन आयोग को यह आदेश दिए हैं कि जो पोस्ट कोड विजिलेंस दायरे से बाहर है, विजिलेंस जांच से बाहर है, क्लैरिफिकेशन जो जिस पर विजिलेंस ने दे दी है, उनका रिजल्ट जल्द घोषित किया जाए। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने 3 तहसीलदार समेत 8 अधिकारियों को प्रमोशन दी है। पदोन्नति के बाद सरकार ने अधिकारियों को नई जिम्मेवारियां भी सौंप दी है। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेशों में सरकार ने तहसीलदार गुरमीत गियालचन को प्रमोशन के बाद एसडीएम जुब्बल निर्जा शर्मा को सामान्य विभाग को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। उनकी पोस्टिंग के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे और इसके अलावा तहसीलदार देवीराम को एसडीएम बाली चौकी लगाया गया है, वो तहसीलदार ओट को रिलीव करेंगे। इसके अलावा अलाइड सर्विस से भी अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज अंकुर यादव को पदोन्नति के बाद एसडीएम चुराहा तैनात किया गया है, वो एसडीएम सुलूनी नवीन कुमार को रिलीव करेंगे। जबकि ओम प्रकाश यादव को पदोन्नति के बाद एसी टू डीसी की नौ लगाया गया है, वो प्रोजेक्ट अधिकारी आईटीबीपी का भी अतिरिक्त कार्यभार यहां पर देखेंगे। और इसके अलावा किरण गुप्ता को सरकार ने पदोन्नति के बाद डिप्टी सचिव जल शक्ति विभाग की जिम्मेवारी सौंपी है और इसके अलावा बीडीओ पद पर तैनात रमेश कुमार को भी पदोन्नति देकर सरकार ने उन्हें एसडीएम थुनाग नियुक्त किया है, वो तहसीलदार थुनाग को रिलीव करेंगे। जबकि बीडीओ शेफाली को प्रमोशन के बाद असिस्टेंट कमिश्नर प्रोटोकॉल परमाणु लगाया गया है, वो एडीएम कसौली महेंद्र प्रताप को रिलीव करेगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 4 एचएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेशों में 2012 बैच के एचएस अधिकारी राकेश कुमार एसी टू डीसी हमीरपुर अब एसडीएम नदौन होंगे। 2017 बैच के एचएस अधिकारी नरेश कुमार को ज्वाइंट सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग से एसी टू डीसी शिमला लगाया गया है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी जीवन सिंह नेगी को अतिरिक्त कार्यभार से रिलीव करेंगे। इसके अलावा 2019 बैच की अपराजिता चंदेल अब एसी टू डीसी हमीरपुर होगी। वहीं 2017 बैच के एचपीएस अधिकारी गौरव महाजन को एसी टू डीसी सोलन से एसडीएम करसोग नियुक्त किया गया है। वहीं तहसीलदार करसोग को अतिरिक्त चार्ज से रिलीव किया गया है। अब अगली खबर की बात करते हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ज्वाइंट फ्रंट द्वारा उठाई गई मांगों पर सरकार व बोर्ड प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई न होने से कर्मचारियों और अभियंताओं में भारी आक्रोश है।
और कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि वो 28 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताएंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बिजली बोर्ड को विघटित कर निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है और कर्मचारियों ने चेताते हुए कहा है कि अगर 28 अक्टूबर तक कोई हल नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े पदों को भरने में देरी पर कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने स्वास्थ्य निदेशक को प्राइमरी हेल्थ सेंटर में विभिन्न पदों की रिक्तियां सहित पूर्ण ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह जानकारी निदेशक को शपथ पत्र के साथ पेश करने के आदेश दिए और इससे पहले हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से पूछा था कि प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों समेत अन्य स्टाफ के 1450 रिक्त पड़े पदों को कब तक भर लिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार के इन पदों को भरने के लिए अपनाई जा रही टाल मटोल रणनीति को स्पष्ट करने को भी कहा था और सरकार की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया था कि विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 25 मेडिकल ऑफिसरों की तैनाती कर दी गई है, जबकि जिन 49 सरप्लस मेडिकल ऑफिसरों की तैनाती पहले नहीं की जा चुकी थी उनमें से 33 चिकित्सकों की तैनाती भी रिक्त पदों पर कर दी गई है और कोर्ट को यह बताया गया था कि 200 चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य 1450 पदों को भरने का मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि इसमें उक्त पदों को भरने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और कोर्ट ने सरकार को 5 नवंबर तक इस बाबत स्थिति स्पष्ट करने के आदेश जारी किए हैं। इसी तरह से अगली खबर की बात करें। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की मांग पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने सभी विभागों की बैठक बुलाई है। ये बैठक नवंबर महीने के पहले सप्ताह में होगी और इसमें विभाग के अधिकारियों को रोस्टर के साथ बुलाया गया है। विभागों में उक्त कोटे के कितने पदों का बैकलॉग है, ये तमाम जानकारी बैठक में रखी जाएगी और इसके बाद इस पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। विभाग की माने तो इससे पहले भी मामले पर संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकें हो चुकी है और इसमें विभाग द्वारा 4% कोटे के तहत पद चिन्हित किए गए थे, लेकिन संघ के पदाधिकारियों ने इसे गलत बताया। इसके बाद विभागों को नया रोस्टर तैयार करने को कहा गया था। विभाग की माने तो पिछले दिनों उक्त कोटे के तहत 25 से 30 पद भरे गए हैं और इसके साथ ही संघ को आश्वासन भी दिया गया था कि इनके बैकलॉग के पदों को भरा जाएगा, जिस पर आगामी जो है वो कार्रवाई यहां पर चली हुई है। तो फिलहाल इसी तरह से अगली खबर की भी बात करते हैं। शिमला के बड़े स्थित प्रसिद्ध मंदिर राम मंदिर की बात करें। शिमला में स्थित राम मंदिर में साईं की मूर्ति को लेकर एक नया बवाल शुरू हो गया है। उत्तर दिशा के ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज पहली बार शिमला पहुंचे थे। शंकराचार्य देश भर में गौ हत्या को रोकने और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राम मंदिर में भी शंकराचार्य गौ ध्वज की स्थापना के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और राम मंदिर गए बिना ही वापस लौट गए। शंकराचार्य आज सुबह सबसे पहले शिमला के प्राचीन मंदिर जाखू पहुंचे। यहां उन्होंने गौ ध्वज की स्थापना की और इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में साईं की प्रतिमा न हटाने की जानकारी मिली, जिसके बाद उनके स्टाफ ने जाखू मंदिर से ही एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर में साईं की मूर्ति होने की वजह से शंकराचार्य राम मंदिर नहीं गए। उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने जानकारी दी कि उन्होंने पहले ही राम मंदिर से साईं की मूर्ति हटाने को कहा था, लेकिन नहीं हटाई गई। ऐसे में शंकराचार्य ने जाखू मंदिर से ही गौ ध्वज फहराया और वहीं से वापस देहरादून लौट गए। उनके मीडिया प्रभारी ने कहा कि हिंदू धर्म में पहले ही 33 करोड़ देवी देवता है, ऐसे में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की प्रतिमा का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य देश भर में जहां भी मंदिर में साईं की मूर्ति है वहां पूजा नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। अगली खबर की बात करें। मंडी जिला के सराज दौरे के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के थुनाग पहुंचते ही स्वागत के लिए खड़े कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी और ठाकुर चेतराम समर्थक मंत्री के स्वागत के दौरान आपस में उलझ पड़े और इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान जगदीश रेड्डी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर ये सियासी ड्रामे खूब वायरल हो रहे हैं। इस सियासी ड्रामे को सराज भाजपा जमकर वायरल कर रही है। और इसी तरह से अब अगली खबर की बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है
है जो कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें तो किसी भी सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता, जो कि आपको हमने पहले भी बताया कि किसी भी सरकारी स्कूल में आप देखिए तो शादी समारोह के जो कार्यक्रम है वो नहीं होते। लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर के एक सरकारी स्कूल परिसर में विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति देने वाले पूर्व मुख्य अध्यापक को पूरे स्कूल परिसर की सफेदी और रंगरोगन करने के आदेश जारी किए हैं। तो आज ये आदेश हाईकोर्ट की ओर से जारी हुए हैं और मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्य अध्यापक ने बिना शर्त माफी मांगी और अदालती आदेशों की अवहेलना पर सजा से बचने के लिए स्कूल परिसर की सफेदी और रंगरोगन करने की इजाजत मांगी और इसे मंजूर करते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने उसे स्कूल परिसर की सफेदी और रंग रोगन करने के आदेश दिए। तो ये बड़ी दिलचस्प खबर जो है वो आज हुई है और हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है, यानी कि हमीरपुर के सरकारी स्कूल में शादी समारोह का आयोजन होता है और इसी के साथ जो है वो मामला जब स्थानीय लोगों द्वारा कोर्ट में जाता है तो इस पर जो है वो कोर्ट ने स्कूल के मुखिया को ये आदेश दिए हैं कि वो स्कूल परिसर में रंग रोगन का काम करे और पूरी तरह से जो है वो पहले की तरह स्कूल की जो कायाकल्प है वो यहां पर करे। तो एक अच्छी खबर थी, हमने चाहा आपको जरूर अवगत करवाया। बात करते हैं अगली खबर की। अक्टूबर के आखिरी दिनों में बारिश की कम उम्मीदें नजर आ रही है। प्रदेश में 30 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा और बारिश होने की उम्मीद जो है वो कम मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। चोटियों पर ठंड का कहर जरूर जो है वो हिमाचल में देखा जा रहा है और इसी के साथ जारी ताबों का पारा भी -, डिग्री में चल रहा है। तो फिलहाल ये प्रदेश भर की महत्वपूर्ण खबरें थी। सर्दियों का मौसम है, अपना ध्यान जरूर रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।